प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय हम आरंभ कर चुके हैं। पहले भाग के अंतर्गत आप लोगों ने इसमें सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं को देखा, समझा और सीखा। चलिए हम शुरू करते हैं आज सत्ता की साझेदारी का अंतिम भाग 2 के रूप में। चलिए, कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी पढ़ते हुए हम लोग भाग 2 को देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम इस पर अगर नज़र डालते हैं तो हम देखेंगे कि हमने श्रीलंका और बेल्जियम की अलग अलग घटनाओं को देखा और इनको समझा। बेल्जियम के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति को देखा, फिर हमने वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जाना। इन स्थितियों के कारण बेल्जियम में क्या तनाव उत्पन्न हो सकता था, उसको हमने समझा था कि किस तरह से वहाँ पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न होता और देश के 2 हिस्सों में बंटने की संभावना थी। लेकिन बेल्जियम के राजनेताओं के द्वारा समझदारी का परिचय दिया गया और एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया कि समझदारी से सत्ता का बंटवारा सभी नागरिकों के बीच समान रूप से कर दिया गया। और इसके अवार्ड के रूप में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को यूरोपीय संघों का मुख्यालय बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में उल्टा हो गया। यहाँ की जब हमने भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को जाना तो हमने देखा कि सिंघली लोग बहुसंख्यकवाद वहाँ पर चलाए हुए हैं और इन कारणों से तमिलों में नाराजगी थी और जिसके कारण तनाव बढ़ रहा था और यह तनाव बढ़ते हुए गृह युद्ध के रूप में सामने आया। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी देने और सत्ता में साझेदारी नहीं करने से क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इनको हमने भाग 1 में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। हालांकि इस चीज़ को आप लोग बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, फिर भी अलग अलग तर्कों से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पहला तर्क है उसको देखते हैं कि क्या है। इस तर्क के अनुसार देश के अंदर विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं और उन सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है सत्ता में साझेदारी देने से। देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, देश की एकता और अखंडता कायम रहती है। इसलिए इस तर्क को युक्तिपरक तर्क भी कहते हैं। अच्छा, युक्तिपरक तर्क जो है वह हानि और लाभ का आकलन करते हैं। कैसे करते हैं? युक्तिपरक तर्क में यह देखा जाता है कि हमारे राष्ट्र में जो सत्ता संचालित हो रही है, उस सत्ता के संचालन से हमारे राष्ट्र का लाभ हो रहा है या उसकी हानि हो रही है, और लाभ या हानि किन वजहों से हो रही है। जब उन्होंने देखा कि सत्ता में यदि हम समाज के सभी लोगों को साझीदार बना लेते हैं, भागीदार बना लेते हैं, तो हमको लाभ होगा, और नहीं बनाते हैं तो अशांति बनी रहेगी। अतः हानि और लाभ का आकलन करते हुए युक्तिपरक तर्क के माध्यम से सत्ता में साझेदारी बहुत आवश्यक हो जाती है। अब हम देखते हैं नैतिकता के आधार पर दूसरा तर्क। सत्ता की साझेदारी, आप लोगों को पता है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है और हम लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से जाना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात सभी नागरिकों की जब सत्ता में भागीदारी होती है तो सत्ता की वैधता बनी रहती है, सत्ता सभी के लिए स्वीकार्य होती है। इसीलिए इसको हम नैतिक तर्क कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे फैसले नैतिकता के आधार पर लिए जाते हैं और यह देखा जाता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो। तो इस तरह से पहले और दूसरे तर्कों को हम देखकर यह जान सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। चलिए अब हम एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बाद हम समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी किस लिए आवश्यक हो जाती है और सत्ता में साझेदारी क्या वाकई में जिस तरह से है वैसी होना चाहिए या उसके कोई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। खलील की उलझन, ये जो टाइटल है ये आपको दिखाई दे रहा है।
आप सभी लोगों ने विक्रम और बैताल का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। आज विक्रम और बैताल के माध्यम से आपको सत्ता में साझेदारी की एक कहानी सुनाते हैं। होता क्या है कि हमेशा की तरह विक्रम रात की खामोशी में मोटरसाइकिल चला रहे थे और बैताल उनकी पीठ पर बैठे हुए थे। अब बैताल ये सोचता है कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, तो चलो मैं इसको कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। बैरूत शहर की बात है। बैरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। अच्छा, इसके जो मम्मी और पापा थे वे अलग अलग समुदाय के थे। उसके पापा जो थे वे ईसाई संप्रदाय के थे, जबकि उसकी मम्मी मुसलमान थी। अच्छा, आधुनिक शहर में या आजकल ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है। लेबनान में चूँकि अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और वे राजधानी बैरूत में आकर भी बस जाते थे। वे साथ में रहते तो उनका मेलजोल हो जाता और इस वजह से आपस में वैवाहिक संबंध बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर गृह युद्ध जब होता तब ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ जमकर लड़ते। इसी तरह की एक लड़ाई में खलील का चाचा मारा गया था और जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तब लेबनान के सारे लीडर्स एक साथ बैठे और उन्होंने अलग अलग समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए कुछ बुनियादी नियम तय किए। इन नियमों के अनुसार लेबनान की जो सत्ता की व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह की थी। लेबनान में राष्ट्रपति का जो पद है वह मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई ही होना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात तय की गई। उप प्रधानमंत्री के लिए तय किया गया कि इस पर भी ईसाई संप्रदाय का व्यक्ति बैठेगा, लेकिन वह ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय का होगा। अब संसद के अध्यक्ष का जो पद है वह शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। तो इस तरह से विक्रम देश के 4 बड़े पदों को धर्म के आधार पर बांट दिया गया और इसके बाद दोनों संप्रदायों से इस बात पर सहमति ली गई। क्या सहमति ली गई? कि जो ईसाई संप्रदाय के लोग हैं वे लोग लेबनान में रहेंगे और फ्रांस से किसी तरह का कोई संरक्षण या सहयोग नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ लेबनान में रहने वाले जो मुस्लिम हैं वे सीरिया से एकीकरण की मांग छोड़ देंगे। तो जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह जो समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी जो है वह बराबर थी। मतलब जितने यहाँ पर मुस्लिम थे उतने ही यहाँ पर क्रिश्चियन थे। लेकिन जब मुस्लिम्स की आबादी बढ़ गई तब भी इस समझौते को कायम रखा गया, लेकिन इसकी वजह से खलील को अच्छा नहीं लगता। खलील को इस समझौते में बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है। उसको ये लगता है कि मैं इस व्यवस्था के अंतर्गत देश का राष्ट्रपति तो कभी बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही मैं देश का उप प्रधानमंत्री बन सकता। जबकि खलील जो है ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को। दरअसल वह किसी धर्म से खुद को जोड़कर नहीं देखता। ऐसी स्थिति में उसको ये लगता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था बना दी गई है इसके आधार पर तो मैं कभी ना राष्ट्रपति बन पाऊंगा और ना कभी मैं उप प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। ऐसी स्थिति में वह ये सोचता था कि लेबनान में जो लोकतंत्र है वह अन्य देशों की तरह क्यों नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ पर चुनाव कराया जाए और चुनाव कोई भी लड़े, उसके लिए उनको आज़ादी दी जाए और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलें वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन जब उसने अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ये बात रखी, जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा था, उसकी भयावहता देखी थी, जिन्होंने अपनों को खोया था, उनका कहना था कि भैया बिल्कुल कुछ मत करो, मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। इनका यह व्यवहार आपको रूढ़िवाद की याद दिलाता होगा। अब कहानी यहीं नहीं रुक जाती। बैताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और विक्रम से एक सवाल पूछा। क्या पूछा? जैसे ही ये टावर के पास पहुंचे, विक्रम ने पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार मिलता तो आप क्या करते राजन? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बैताल बीच में अपने समझौते को भी दोहरा देता है कि अगर आपके दिमाग में इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है
और आप नहीं बताएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप बेचारे विक्रम की कैसे मदद करेंगे? यदि आपको विक्रम की मदद करने के लिए कहा जाए तो बैताल के सवाल का जवाब आप किस तरह देंगे? विक्रम और बैताल की इस कहानी से हमें एक चीज़ समझ में आई। जो सत्ता के 4 बड़े पद थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष, ये ईसाई और मुसलमान संप्रदाय ने आपस में बांट लिए थे। अब ऐसी स्थिति में खलील जैसे व्यक्ति के लिए बड़ी उलझन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान माँ का धर्म भी नहीं मानता और ईसाई पिता का धर्म भी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ पर सारे लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करें, उससे वोट डालें और जो लोग जीत कर जाएं उनमें बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जाए। इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। जब वो ये बात अपने बड़े बुजुर्गों के सामने रखता है तो देश के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, खलील तुम फालतू बात मत करो। हमने वो दौर देखा है जब गृह युद्ध में कैसे ईसाई और मुस्लिम एक दूसरे को मारते और काटते थे। इसलिए जो व्यवस्था बनी है उसको बने रहने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब आप ये बताइए, क्या बड़े बुजुर्ग सही हैं? साथ ही ये भी बताइए, क्या खलील का सोचना गलत है? और यदि नहीं है तो क्यों? और बड़े बुजुर्ग अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था पर कायम रहना चाहते हैं तो क्यों? इस सवाल का जवाब आप लोग लिखकर तैयार कर अपने विषय शिक्षक को जरूर दिखाएं। लेबनान का उदाहरण हो या बेल्जियम और श्रीलंका की कथाएं हो या घटनाएं हो, इन सबको समझ करके हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना चाहते हैं। वे निष्कर्ष ये हैं कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग स्वरूप हमने देखे। बेल्जियम में सारे नागरिकों को शामिल किया गया, श्रीलंका में किसी को शामिल नहीं किया गया, बहुसंख्यकवाद अपनाया गया, जबकि लेबनान में दोनों धर्मों के लोगों को सत्ता के 4 बड़े पद दे दिए गए। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्ता की साझेदारी के कोई अलग अलग और भी स्वरूप हैं क्या? तो जी हाँ, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं। आधुनिक जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें सत्ता की भागीदारी के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। किसी भी तरह से सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें एक उदाहरण हमने देखा बेल्जियम का और दूसरा उदाहरण हमने भागीदारी का देखा लेबनान का। श्रीलंका को हम सत्ता की साझेदारी का उदाहरण नहीं मान सकते, लेकिन यह हमको एक सीख देता है कि यदि सभी नागरिकों को, सभी समुदायों को सत्ता में भागीदार नहीं बनाएंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में अशांति फैल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं सत्ता की भागीदारी के आखिर कितने रूप हैं। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण। इसमें क्या होता है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो सत्ता के क्षैतिज बंटवारे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बराबर बराबर अधिकार दे दिए जाते हैं। सत्ता में विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, जबकि कार्यपालिका जो कि विधायिका से ही बनती है, विधायिका के सदस्य ही यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। साथ ही स्थायी कार्यपालिका होते हैं प्रशासनिक सेवक, जबकि कार्यपालिका जो है वह न्यायपालिका का गठन करती है। तो इस तरह से संविधान के माध्यम से तीनों की वैधता समान रूप से कायम होती है और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। चलिए देखते हैं सत्ता की क्षैतिज व्यवस्था के आखिर लाभ क्या है। तो इसमें क्या होता है, सरकार के विभिन्न अंग, हमने आपको बताया कौन कौन से अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारे के सारे एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन सत्ता का कोई भी अंग अपनी शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सीमा के बाद में सत्ता के एक अंग को दूसरे अंग को नियंत्रित करने की और उसको संतुलित बनाए रखने की शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। अर्थात हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश बनाए रखता है और इस वजह से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन कायम रहता है। यह हुआ सत्ता की क्षैतिज व्यवस्था।
इसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है, अर्थात प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और साथ में प्रशासनिक सेवक, ये सारे मिलकर सत्ता का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निरंकुश हैं। ये जो सत्ता का उपयोग करते हैं यह संसद के अधीन होकर काम करते हैं, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये कार्यपालिका काम करती है। और फिर यह कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। पर न्यायपालिका जो है वह विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर कानूनों के द्वारा अंकुश बनाए रखती है। वह यह देखती है कि किसी भी तरह से कार्यपालिका और विधायिका संविधान में दिए गए नियमों और कानूनों से अलग जाकर काम तो नहीं कर रहे। तो इस तरह से इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। इसमें सारे अंग एक दूसरे से बनते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये हो गई सत्ता की क्षैतिज व्यवस्था। अब हम बात करते हैं सत्ता की दूसरी व्यवस्था के बारे में, जिसे बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है वह अलग अलग सरकारों में होता है। इस तरह से सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार और सबसे अंत में स्थानीय निकायों की सरकार। ये किस तरह से कार्य करती हैं? ऐसे सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो जाता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सत्ता, आपको ये दिखाई दे रही है, पूरे देश के लिए एक सामान्य सत्ता जिसको हम बोलते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार इसको हम बोलते हैं, जिसके मुखिया वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे हमारे देश में 29 प्रांत या 29 राज्य हैं, इनकी 29 सरकारें अलग अलग हैं, जिनमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल है, हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़। इस तरह से 29 राज्यों की 29 राज्य सरकारें भी होती हैं। तो पूरे देश के लिए जो सामान्य सरकार है उसको क्या बोला हमने? उसको हमने बोला केंद्र सरकार या संघ सरकार, जिसके मुखिया कौन हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब हम अगर बात करें राज्य सरकारों की, ये जो छोटे छोटे 29 क्षेत्र या 29 प्रदेशों में विभाजित हो गए हैं, यह कहलाती है प्रांतीय सरकार या क्षेत्र स्तर की सरकार। भारत में हम इनको बोलते हैं राज्य सरकार। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके मुखिया कौन है? उसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो इस तरह से विभिन्न स्तरों पर देश की सत्ता का बंटवारा हो जाता है। ये जो सत्ता का बंटवारा है यह होता किस आधार पर है? तो यह बंटवारा करने के लिए हमारे देश का संविधान जिम्मेदार होता है। कैसे? हर देश में ऐसा बंटवारा हो यह कतई आवश्यक नहीं है। जैसे हमारी दुनिया में वेटिकन सिटी नाम का एक देश है, जिसमें किसी तरह की ना तो कोई प्रांतीय सरकार है, ना कोई जिला सरकार है, ना ही कोई स्थानीय सरकार है। तो ऐसे देश हो सकते हैं जहां पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें ना हो। लेकिन हमारी तरह जैसे हमारे देश में व्यवस्था है, अन्य देशों में भी व्यवस्थाएं क्षेत्रीय सरकार और केंद्र सरकारों की हो सकती है। और इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया रहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। जैसे हमारे देश में संविधान के द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि संघ सूची के माध्यम से केंद्र सरकार कार्य करेगी, जबकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें काम करेंगी। तो इस तरह से सत्ता का स्पष्ट बंटवारा संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। सत्ता के स्पष्ट बंटवारा का यह काम हमने देखा था कि बेल्जियम में हुआ था। वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ, इस वजह से उसको गृह युद्ध में जाना पड़ा। तो ये हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की व्यवस्था। अच्छा, जो देश बहुत ज़्यादा जनसंख्या में और भौगोलिक दृष्टि से बड़े होते हैं, वहाँ पर राज्य सरकारों से नीचे भी एक सरकार काम करती है और उस व्यवस्था को बोलते हैं स्थानीय निकाय। इसके अंतर्गत नगर पालिका और पंचायतें आती हैं। तो उच्च स्तर की सरकारें और निम्न स्तर की सरकारों के बीच संविधान के द्वारा सत्ता में जो बंटवारा किया जाता है उस बंटवारे को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तो हमने सत्ता की साझेदारी के दो रूपों को देख लिया। चलिए तीसरा रूप देखते हैं,
सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। इसका उदाहरण हमने देखा था बेल्जियम में। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, इस सरकार में क्या था? अच्छा, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार थी उसमें फ्रेंच भाषी लोगों की अपनी सामुदायिक सरकार थी, डच भाषी लोगों की अपनी सामुदायिक सरकार थी और जो जर्मन भाषी लोग थे उनकी अपनी सामुदायिक सरकार थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पर सत्ता का बंटवारा समाज के समूहों के बीच किया गया था। इसके अलावा समाज के सभी सामाजिक समूहों जैसे महिला, सामाजिक रूप से कमज़ोर और अल्पसंख्यकों को सत्ता में सम्मिलित करने का भी प्रावधान रखा जाता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार बनाई गई थी यह इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। अच्छा, कुछ देशों में जहां पर बहुत ज़्यादा सामाजिक या धार्मिक रूप से झगड़े नहीं होते हैं, जैसे हमारा देश भारत, तो हमारे देश में भी सत्ता का बंटवारा किया गया है, लेकिन उसको अलग अलग सामाजिक या धार्मिक समूहों में ना कर ज़रूरतमंद लोगों के साथ में उसका बंटवारा किया गया है। कैसे? देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अर्थात जो लोग सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनको लैंगिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे महिलाएं, उनके लिए भी विधायिका मतलब संसद और विधानसभा में तथा प्रशासन अर्थात सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान तय किए गए, उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाएं, अर्थात उनको भी हिस्सेदारी दी जाए। चलिए अब देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी का अगला स्वरूप क्या है। अगला स्वरूप है विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की भागीदारी। तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप ये भी है कि दबाव समूह या आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि यदि सत्ता के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन करके उन निर्णयों को बदलने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों का विकल्प भी प्रस्तुत होना चाहिए। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो आजकल चल रही है उसमें क्या होता है कि यह विकल्प विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। जैसे हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं और ये पार्टियां सत्ता को हासिल करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य कुश्ती के अखाड़े में जाकर कुश्ती नहीं लड़ती, ना ही रस्साकसी का खेल करती हैं, बल्कि ये पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और चुनाव में भाग लेने के बाद फिर यह तय होता है कि सत्ता किस व्यक्ति या समूह के हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में आम चुनाव होते हैं और इससे यह तय होता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती और जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर, ये सारे लोग अपने लिए भी संगठन बनाते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर संगठनों के लोगों को सरकार की जो विभिन्न समितियां होती हैं उन समितियों में उनको सदस्य बनाया जाता है ताकि वे अपने वर्ग के लाभ के लिए दबाव समूह बनाकर कार्य करें और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी के 4 स्वरूप आप लोगों के सामने आए। पहला स्वरूप था सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को समान रूप से शक्ति संविधान के द्वारा दी जाती है। फिर हमने देखा था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को, फिर उसके नीचे राज्य सरकार को और उसके नीचे स्थानीय निकायों को सत्ता की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। और इसके अलावा हमने देखा विभिन्न सामाजिक समूहों को भी सत्ता में भागीदारी दी जाती है।
जैसे बेल्जियम में दी गई थी डच और फ्रेंच भाषी लोगों को, लेबनान में दी गई थी ईसाई और मुसलमानों को। इसी तरह से हमारे देश भारत में भी सामाजिक रूप से पीछे रह गए वर्ग को यानी वंचित समूहों को और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं को विधानसभाओं में, संसद में और सरकारी नौकरियों में मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी तय की गई है। इस तरह से 3 प्रकार की साझेदारियां हुई। अब चौथे प्रकार की साझेदारी में क्या होता है कि अलग अलग दबाव समूह और राजनीतिक दल सत्ता में समय समय पर साझेदारी करते हैं। एक ही समय में सारे राजनीतिक दलों की साझेदारी सत्ता में नहीं हो पाती है, तो इनको अलग अलग लंबे अंतराल में चुनाव में जाना पड़ता है और जनता जिसको बहुमत देती है वह राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है। फिर सत्ता में अन्य दबाव समूहों की भी भागीदारी बने, इसके लिए औद्योगिक जगत से, किसानों के बीच से, व्यापारियों के बीच से, मजदूरों के बीच से, शिक्षकों के बीच से अलग अलग लोगों को, जानकार विशेषज्ञों को सरकार की विभिन्न समितियों में सदस्य बनाया जाता है और वे सदस्य बनकर अपने संवर्ग के हित की बात करते हैं और इस तरह से उनकी सत्ता में भागीदारी तय हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने सत्ता में साझेदारी को बहुत अच्छे से जान लिया और समझ लिया। चलिए पाठ को खत्म करने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, लेबनान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 2, नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था में क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 3, सत्ता के बंटवारे की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? और प्रश्न क्रमांक 5, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझे, लिखिए। और इस प्रकार आज का यह अध्याय सत्ता की साझेदारी यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और अपने शिक्षक से जांच कराइए। धन्यवाद।